हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। हम लोग ऑलमोस्ट अपने एंड पर पहुंच चुके हैं। एज यू रिमेंबर, एज मच एज यू शुड रिमेंबर कि हमने लास्ट वीडियो में कॉमन कन्फ्यूजन्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, और क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जिनसे आपकी ग्रामर एकदम फर्राटेदार हो जाएगी ना, बस वही चीज़ हम एंड पर पहुंच गए हैं। अभी हम सेकेंड पार्ट करेंगे कॉमन कन्फ्यूजन्स का, और फिर इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को मिलाकर हमारा ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है। मतलब आप सिर्फ 2 वीडियोस दूर हैं अपनी इंग्लिश को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो मिस ऑन कर रहे हैं बहुत सारे बेनिफिट से, खास करके ऐसे कोर्सेज से। ये तो एक ही कोर्स है, और भी कितने कोर्सेज होंगे, और ये सारे बेनिफिट्स वहां पर अवेलेबल हैं। ये एप्लीकेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ है, आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये बेनिफिट्स तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हें अवेल करिए, यूज़ करिए। उससे पहले ये वीडियो कंप्लीटली देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारा कॉमन कन्फ्यूजन्स पार्ट 2 पर। तो सम वर्ड्स विच लुक द सेम वाइल अदर्स साउंड द सेम, हमने इस बारे में बात करी थी। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम सेम होती है बट शायद से प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन उनका सेम रहता है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स अलग होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमने पढ़ी थी पिछले टाइम। लेकिन अभी हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखने वाले हैं जो शायद से सेम सेम भी होंगे पर थोड़े से उनका मतलब भी सेम लगता है हमें बार बार, तो उस कन्फ्यूजन को यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे। पहला है हमारा फ्यूअर और लेस। अगर हम इस फ्यूअर को सिर्फ फ्यू भी बोलें तो भी आपको लगेगा कि फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ, और लेस मतलब थोड़ा। तो बस यही जो डिफरेंस है ना, यही समझना है कि आप देखिए ना, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। फ्यू का मतलब होता है कुछ, ठीक है, कुछ थोड़ा होता है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होता है कुछ, ठीक है, वो डाउटफुल सा है थोड़ा सा। और जो लेस है, लेस का मतलब क्या होता है, थोड़ा, यानी कि अपने आप कंपैरिजन में आ रहा है। अब फ्यूअर अपन ने ER लगा दिया, यानी कि ये भी कंपैरिजन में आ रहा है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मिसयूजिंग फ्यूअर फॉर काउंटेबल नाउन्स एंड लेस फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जब हमने नाउन पढ़ा था तो उसमें कैटेगरी एक ऐसी भी आती है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बालों को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इंग्लिश में जो हमारा वर्ड है हेयर, उसका प्लूरल नहीं होता है, हेयर का हेयर ही रहता है, क्योंकि प्लूरल कुछ है ही नहीं। एक बाल कोई काउंट करने की चीज़ होती है नहीं ना, राइट। लाइक सिमिलरली अनकाउंटेबल नाउन में जैसे बाल आ गया, पानी आ गया, क्योंकि वो मेजरेबल चीज़ होती है, उसे हम गिन नहीं सकते। तो वैसे ही काउंटेबल वो सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि पेन, पेंसिल, ठीक है, पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, काउंटेबल होती हैं। तो जो चीज़ें काउंटेबल होती हैं उनको कौन बताता है? फ्यू बताता है, और जो अनकाउंटेबल होती हैं उन्हें लेस बताता है। ठीक है, कैसे याद रखना है? लेट अस जस्ट रिमूव द स्क्रिबलिंग। ये जो है ये क्या होता है, ये काउंटेबल के लिए होता है, ठीक है, और जो हमारा लेस होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। हम जैसे बोलते हैं थोड़ी सी चीनी देना, तो चीनी क्या वो गिन के थोड़ी ना देगा, 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, नहीं ना। थोड़ी मतलब कि या तो ऐसे मुट्ठी में लेकर या फिर ऐसे हाथ से लेकर, तो वो चीज़ हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसके लिए जो थोड़ा है वो होगा लेस। ठीक है, पर फ्यू हम तब बोलते हैं जैसे कि क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और हम बोलेंगे देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब कि कुछ बच्चे क्लास में बैठे हैं, गिनने जाने लायक बच्चे हैं। और अगर मैं बोलूँ लेस, तो लेस स्टूडेंट्स हैव कम, तो वो गलत यूसेज होगा, क्या हो जाएगा उसका? फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, ये करेक्ट यूसेज है। लेस नहीं बोलेंगे हम, लेस उस यूनिट के लिए यूज करते हैं जो कि अनकाउंटेबल होती है, वो हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम माप सकते हैं पर हम उसे गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, शी एट फ्यूअर कुकीज देन हर सिस्टर, उसने अपनी बहन से कम कुकीज खाई, जो कि काउंटेबल है, क्योंकि कुकीज जो यहाँ पे नाउन है वो क्या है, काउंटेबल है, गिना जाने लायक है, इसलिए हमने उसके लिए फ्यूअर यूज किया है। और वैसे ही जैसे मैंने शुगर का एग्जाम्पल दिया, देयर इज लेस शुगर इन दिस रेसिपी, तो इसमें भी हमने क्या किया है, शुगर को हम गिन नहीं सकते, इसलिए हमने उसके लिए लेस यूज किया है। गॉट इट? सो नेक्स्ट के क्या है, हु वर्सेस हुम। तो हु वर्सेस हुम तो है ना, एक बहुत ही सिंपल चीज से मैं आपको यहाँ पे रिलेट करवाती हूँ। हमारा आई और मी का जो चेंज है ना, दैट इज द सेम कंफ्यूजन विथ हु और हुम। आपको याद होगा आई और मी के साथ क्या था कि आई जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तब बोलते हैं, और मी को हम ऑब्जेक्ट प्लेस में यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल चीज समझाती हूँ। क्या होता है, सुनने में हम बोलेंगे आई मी, तो अगर कोई टीचर आपसे बोलती है कि हु विल डू दिस, तो आप बोलोगे मैम मी, नो दैट्स द रॉन्ग यूज, आप क्या बोलोगे? आई।
क्योंकि आप खुद के लिए यूज कर रहे हो कि यू वांट टू डू इट, आप उस एक्शन को करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, हमने जब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ा था, हमारा पहला होता है सब्जेक्ट, फिर होता है एक्शन या फिर वर्ब, प्लस होता है ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे कि भाई ये पढ़ने का रीजन क्या है, हम तो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो पढ़ के क्या करेंगे, कोई टीचर का क्वेश्चन थोड़ी ना हमको सॉल्व करना है कि सब्जेक्ट क्या है। ये समझने का रीजन ये है कि आपको तब पता चलेगा कि उस एक्शन को करने वाला और उस एक्शन को रिसीव करने वालों के लिए अलग अलग प्रोनाउंस यूज होते हैं। तो इस टाइप की कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहीं पर हम लिख लेते हैं आई और मी, ठीक है। अब देखिए इस एक्शन को जो कर रहा है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और इस एक्शन को जो रिसीव कर रहा है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने उस टाइम पर द मैन किल्ड द टाइगर का एग्जाम्पल लिया था, तो वो जो मैन है वो उस एक्शन को कर रहा है, इसीलिए वो क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन जो किलिंग वाला एक्शन है उसको रिसीव कौन कर रहा है, मतलब वो एक्शन किस पे हो रहा है, वो उस पर हो रहा है जिस पे, जो कि टाइगर है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इन द सेम वे अगर आप बोलोगे आई इन्वाइटेड देम टू द पार्टी, तो जो इन्वाइटेड यहाँ पे वर्ब है उसको करने वाला कौन है, आई है। और वैसे ही वहां पर अगर मैं बोलूं दे इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, तो इन्वाइटेड जो है वहां पर वर्ब जो है हमारा, उसको करने वाला एक्शन मतलब करने वाला कौन है, दे, है ना। दे इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, लेकिन इन्वाइट कौन हो रहा है, एक्शन किस पे हो रहा है, मी पर हो रहा है, इसलिए हमने मी यूज किया है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये लिख के बता देती हूँ, आई इन्वाइटेड देम, ठीक है, और दे इन्वाइटेड मी। चलो अब ये हो गया। यहाँ पर ये जो वर्ब दोनों इन्वाइटेड ही हैं, इन्वाइट करने वाला कौन है, इसलिए हमने आई यूज किया है। मैंने उन्हें इन्वाइट किया, दैट इज द हिंदी ट्रांसलेशन, और उनने मुझे इन्वाइट किया, उनने मुझे इन्वाइट किया। तो यहाँ पर आई और मी का यूसेज समझ में आया। जब हम रिसीव कर रहे हैं इस एक्शन को, ये एक्शन हमारे ऊपर हो रहा है, तो मी यूज कर लिया, और अगर इस एक्शन को हम कर रहे हैं तो आई यूज कर लिया, ठीक है। बस वैसे ही सब्जेक्ट, एक्शन और ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे हु और हुम यूज होता है। अगर हमने हु उस व्यक्ति के लिए यूज किया है जो उस एक्शन को करने वाला है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर हमने एक वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यूज कर रहा है उसके लिए जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, हुम यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियरली समझ में आ जाएगा। हु इज कमिंग टू द पार्टी टुनाइट, तो इज कमिंग हमारा यहाँ पे एक्शन है। कौन आ रहा है, वही तो सवाल है। तो हु जिसके लिए यूज किया है वो एक्शन करने वाला है, वो आने का एक्शन कौन करेगा, इसका जो जवाब है वो ही करेगा, यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट है। वैसे ही whom did you invite to the meeting, तुमने किसको इनवाइट किया है, तो ये जो किसको है, ये यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि इनवाइट करने का काम यू ने किया है। और किसको इनवाइट करना है, इसको इनवाइट करना है, यानी कि इनविटेशन इसके ऊपर जा रहा है, ये रिसीवर है उस एक्शन का, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो जब हम सेम कौन को इनवाइट किया है, कौन आ रहा है, दोनों ही कौन का ट्रांसलेशन है, लेकिन जब हम सब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं तो हु है, और जब हम ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं तो whom है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कंफ्यूजन पर बढ़ते हैं, जो कि है बिटवीन और अमंग। अब भाई ये तो मुझे समझ में नहीं आता, व्हाई इज इट इवन अ कंफ्यूजन, दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉब्लम फॉर पीपल बिकॉज इट्स वेरी इजी। अब आप देखो, बिटवीन शब्द से ही मुझे मेरे कानों में बजने लगता है दो लोग, बोथ, टू पीपल, ठीक है। बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों में से किसी एक को चूज करना, और अमंग का मतलब होता है बहुत सारे लोगों में से या दो से ज्यादा लोगों में से। बहुत सारे का मतलब तीन भी हो सकते हैं, तो मोर देन टू पीपल के बीच में से जब हमें चूज करना होता है, सो व्हाट डू वी यूज अमंग। लेट्स रीड what's written over here. Confusion when to use between for two and among for more than टू। दो से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो अमंग हो जाएगा, एंड टू पीपल रहेंगे तो क्या होगा, बिटवीन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी कुडंट डिसाइड बिटवीन द रेड और ब्लू ड्रेस, देखो दो है, एक रेड है एक ब्लू है, उन दोनों के बीच में चूज करना है तो बिटवीन हो जाएगा। The secret was known among the three friends, अब देखो दो से ज्यादा तीन, तो तीन लोगों के बीच में वो सीक्रेट था। तो बस इसी तरीके से हमने अमंग और बिटवीन को यूज करना है। ये तो बहुत इजी थी। नेक्स्ट कंफ्यूजन देखते हैं, लूज वर्सेस लूज। ओके, अब देखो यहाँ तो प्रोनाउंसिएशन की एक सिंपल सी बात है, यहाँ डबल ओ आता है इसलिए इसे लूज बोल रहे हैं, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लूज। लॉस कुछ नहीं होता, और एक दूसरा वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं लॉस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घाटा,
ठीक है, घाटा होता है, उसे हम कहते हैं लॉस, लेकिन ये भी लूज ही होता है, लॉस कुछ नहीं होता। ठीक है, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। अब देखो, मिसयूजिंग लूज व्हेन लूज इज इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब होता है मतलब होता है। ठीक है, जब लूज मतलब होता है तब हम ये वाला लूज लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक अपने को नोट मिला हुआ है, उसको पढ़ते हैं। रिमेंबर, लूज इज टिपिकली अ वर्ब मीनिंग टू मिसप्लेस और फेल टू विन। लूज यानी कि या तो जैसे मैं कहती हूँ कि कोई बटन था, माई शर्ट लॉस्ट बटन जैसे कहते हैं ना, तो वो वाले उस एक्शन में क्या बोलेंगे, हम लूज बोलेंगे। और ये क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है जो कि कोई चीज़ से हट जाना बता देता है। ठीक है, शर्ट लॉस्ट द बटन वाली चीज़, ओके, वहाँ पे। या फिर हम हार जाते हैं तो कौन सा लूज यूज करते हैं, ये वाला, दे लूज। ठीक है, वो लोग हार गए। While loose is usually an adjective meaning not tight or relaxed. लूज यानी कि ढीला। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक का मतलब होता है या तो हार जाना या उस जगह से हट जाना। ये वाले लूज का मतलब सिर्फ ढीला होता है। इट्स अबाउट साइज एंड कंफर्ट। लूज है पैंट, शर्ट लूज है, टी शर्ट लूज है, ये इसमें क्या होगा, LOOSE लूज यूज होगा। और ये इस लूज का मतलब होता है कोई चीज खो जाना या फिर हमें हार जाना। हारने का मतलब भी वही होता है ना कि हम जीत को खो दिया, इट्स द सेम मीनिंग। ठीक है, हार जाना या फिर कोई चीज खो दी अगर हमने, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाले लूज को यूज करते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन थी, इवन मेरी ये कंफ्यूजन कुछ सालों पहले ही रिजॉल्व हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों लूज का आपको समझ में आ गया। लेट्स सी द एग्जांपल्स। इफ यू डोंट स्टडी यू लूज द गेम, अगर पढ़ोगे नहीं तो गेम से हार जाओगे, गेम से लूज कर लोगे। द डॉग्स लीश वॉज टू लूज, बहुत ढीली थी, एंड इट स्लिप्ड ऑफ। तो LOOSE लूज का तो बहुत ही ईजी हो गया, क्योंकि हम अधिकतर ये वाला वर्ड यूज करते हैं कि ये लूज है, ये टाइट है, बस वो LOOSE वाला लूज है। लेकिन LOSE हम कब यूज करते हैं, जब हम हार जाते हैं। ठीक है, जो विन और लूज वाला होता है ना, विन एंड लूज, वो ये वाला लूज है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब ये बहुत ही सिंपल है। एक तो अपन जब भी थैंक यू बोलते हैं, किसी को आपने तारीफ करी किसी ने, तो हम बोलते हैं थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट होता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट आई वाला। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दिस आई एंड दिस ई, बाकी स्पेलिंग डिट्टो सेम, देयर इज नथिंग डिफरेंट इन बोथ द वर्ड्स, बस मीनिंग और आई और ई का डिफरेंस है। आई वाला जब यूज होता है, जब हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, अरे यार तुम यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो उसका आंसर क्या आता है, थैंक्स फॉर दी कॉम्प्लीमेंट। तो वो जो तारीफ है, वो जो हम प्रेज कर रहे हैं ना, वो जो प्रेज कर रहे हैं, उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट देना। ठीक है, ही कॉम्प्लीमेंटेड मी, उसने मेरी तारीफ करी। ठीक है, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। और ये जो दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, ई वाला, अगर आप लोग मैथ्स आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता था एक, है ना। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता था, जो एक के मतलब उसका सहारा बनता है ना, उसका साथी बनता है, उसको पूरा करता है। जैसे 90 डिग्री था तो 45 मिला के 90 डिग्री बन जाता है। ज़्यादा मैथमेटिक्स तो नहीं हो गई, बट येस, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करना, जो चीज़ उसको कंप्लीट करती है, समथिंग दैट कंप्लीट्स। ठीक है, कई बार हम अपने पार्टनर्स और सोलमेट्स के लिए भी यूज़ करते हैं कि वो मुझे कंप्लीट करता है। या फिर हम कई बार अपनी टीम के लिए भी यूज़ करते हैं कि हमारी टीम में कोई एक स्पेशल मेंबर है, तो हम कहेंगे कि वो अगर नहीं होता है तो इट्स नॉट गुड। वो बंदा या वो टीम प्लेयर हमारी टीम को कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि वो हमें कंप्लीट करता है। ठीक है, तो बस वो चीज़ है कि एक 100% बनाने के लिए एक जो एलिमेंट चाहिए रहता है, जो उसको मिला के 100% बना देता है, दैट्स कॉल्ड कि वो हमें कॉम्प्लीमेंट करता है। तो बस वही है। यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वार्म वेदर वॉज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द ब्यूटिफुल सीनरी, यानी कि जो वार्म वेदर था वो तो अच्छा ही था, पर उस पूरे एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए ब्यूटिफुल सीनरी ने उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो फुल पैकेज बन गया। He gave her a compliment on her excellent presentation skills. तो ये तो तारीफ ही हो गई कि उसने उसकी presentation skills की तारीफ करी। Let's move on. नेक्स्ट है हमारा एडवाइस एंड एडवाइस। सेम ही इसका प्रोनाउंसिएशन आ जाता है, एडवाइस एंड एडवाइस। थोड़ा सा ज होता है, जैसे कि आपने देखा होगा हम IS इज लिखते हैं तो, लेकिन उसको इस नहीं बोलते, हम इज बोलते हैं। एस के आसपास जब भी आपको कोई वावल दिखेगा, मतलब मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, इसमें कोई वो नहीं है कहीं पर भी जहाँ एस आता हो क्लास में, क्लास बोल रही हूँ, एस एंड में आ रहा है या किसी वावल के आसपास आ रहा है तो उसका साउंड ज हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब ज का मतलब एकदम ही ऐसा नहीं कि आप इज ही करने लग जाओगे, ठीक है। पर जहाँ पर भी आप देखेंगे इज, एज, हैज, ठीक है, तो जहाँ पर भी इस
एस जो है उसके पास वावल आपको दिखाई दे रहा है, वहां उसका साउंड चेंज होकर क्या हो जाता है, इज, हल्का सा एक ज साउंड आ जाता है। तो यहाँ पर ये एडवाइस है लेकिन ये एडवाइज है, ठीक है। यहाँ साउंड हल्का सा ज हो गया, भारी हो गया, और यहाँ पे बिल्कुल स साउंड है, एडवाइस। ओके, चलिए अब हम कंफ्यूजन पर आते हैं। वी कंफ्यूज द नाउन एडवाइस विद द वर्ब एडवाइस। एक होता है सलाह देना, एक होता है सलाह, और एक होता है सलाह देना, ठीक है। मतलब कि जो अगर मैं बोलूँ कि शुड आई गिव एन एडवाइस, तो मैं कौन सा वर्ड यूज कर रही हूँ, मैं नाउन यूज कर रही हूँ कि मैं एडवाइस दूँ। और अगर मैं बोलूँ शुड आई एडवाइज यू, यानी कि मैं वर्ब के साथ यूज कर रही हूँ, क्या मैं तुम्हें एडवाइस दूँ, ठीक है। गिव यू एन एडवाइस और एडवाइज सेम, मतलब गिव यू एन एडवाइस का मतलब होता है एडवाइस। ओके, एक होता है ये सलाह है और ये सलाह देने का काम होता है एडवाइस। लेट्स सी द एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज हिज एडवाइस हेल्प मी मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। उसकी सलाह ने मेरी हेल्प करी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये नाउन है कि सलाह थी जिसने मेरी हेल्प करी। नाउ कैन यू एडवाइस मी, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन ही ये है, ये हमारा वर्ब है कि क्या तुम मुझे सलाह दे सकते हो, क्या तुम मुझे एडवाइस कर सकते हो ऑन विच लैपटॉप टू बाय। तो एक नाउन है और एक वर्ब है। वर्ब में आपका जो करने का, जो क्रिया का जो काम है वो और उसी में एडेड है। जैसे रन है, रन का मतलब क्या होता है, दौड़ नहीं, रन का मतलब होता है दौड़ना, यानी कि एक्शन उस वर्ड में ही जुड़ा हुआ है। डूइंग रनिंग कुछ नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो वो चीज होती है कि यहाँ पर जो हमने ये एडवाइस देखा हुआ है, ये एडवाइस जो है ये अपने आप में एक्शन है, इसका मतलब ही सलाह देना है। और ऑन द अदर हैंड ये जो एडवाइस है ये सिर्फ सलाह है, यहाँ देने की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है सिंपल है, क्योंकि दो वर्ड्स कंप्लीटली डिफरेंट है, दिखने में थोड़े सिमिलर लगते हैं बट स्पेलिंग सिमिलर नहीं है, ठीक है। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अफेक्ट से आपको याद आ रहा होगा, हमने पिछली वीडियो में एक कंफ्यूजन देखी थी अफेक्ट और इफेक्ट वाली, बस वही मीनिंग लेके आ रहा है यहाँ पे। यूजिंग इफेक्टिवली विथ इंटेंडेड रिजल्ट इंस्टेड ऑफ एफिशिएंटली विथ मिनिमम वेस्ट, ठीक है। अब इफेक्टिवली का मतलब होता है कि हम कोई असर डाल के काम करना चाहते हैं, ठीक है। इंटेंडेड रिजल्ट यानी कि हमने कुछ अफेक्ट करना चाहते हैं, जो हमने सोचा है ना वो रिजल्ट चाहिए। और एफिशिएंटली का मतलब होता है बहुत ही जुडिशियसली, बहुत ही अच्छे से सोच समझ के यूज करना, ताकि कि वेस्टेज ना हो एफिशिएंटली, ठीक है। कम से कम चीज से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी बनानी है, तो उसे हम बोलेंगे एफिशिएंट यूज, एफिशिएंटली डन वर्क, इस तरीके से। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। द न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम अलाउज एम्प्लॉइज टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली ऑन प्रोजेक्ट्स, यानी कि ये जो काम है, कोलैबोरेशन का जो काम है वो इफेक्टिवली हो पा रहा है, जैसा हम चाहते थे ना उस तरीके से हो पा रहा है, अफेक्ट हो पा रहा है, वो चीज असर डाल पा रही है। द फैक्ट्री स्ट्रीमलाइंड इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस अलाउइंग इट टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली। तो फैक्ट्री ने जो इनका प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया है, यानी कि और बेटर ऑर्गेनाइज किया है, जिससे कि वो चीज क्या हो गई है, एफिशिएंटली काम कर रही है, यानी कि कम मेहनत से या कम खपत के साथ ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो पा रही है, तो वो एफिशिएंट काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है एवरीडे और एवरीडे। दोनों में एक गैप का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो होती है ना, ये हो जाता है कॉमन चीज एवरीडे, लेकिन ये होता है हर दिन, इतना अंतर है। क्योंकि वो अलग अलग लिखा हुआ है तो आप समझिए आप हर दिन को एक शब्द बना के लिखते हैं क्या हिंदी में, नहीं, हर दिन दो अलग अलग शब्द हैं, हर दिन यानी कि हर दिन वो चीज होती है, रोजाना वाली चीज होती है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला एवरीडे है, इसका मतलब होता है कोई कॉमन ऑर्डिनरी चीज, ठीक है। कंफ्यूजन बिटवीन एवरीडे विच इज ऑर्डिनरी एंड एवरीडे जिसका मतलब होता है हर दिन, ठीक है। तो आई वेयर माई एवरीडे शूज टू वर्क, यानी कि हर दिन ऑर्डिनरी कॉमन वाले शूज पहन के मैं काम पर जा रहा हूँ, विच मीन्स ऑर्डिनरी शूज। तो ये एवरीडे शूज हो गए। माई एवरीडे बैकपैक, वो बैग जो आप डेली यूज करते हो, हर जगह लेके चले जाते हो, इट्स सो कंफर्टेबल फॉर यू, इट्स सो ऑर्डिनरी, ठीक है। उसके बाद में शी गोज टू द जिम एवरी डे, तो इसका मतलब है कि वो जिम हर दिन जाती है, हर दिन, एवरी डे, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। और फिर आता है हमारा आप प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल,
ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन में अंतर नहीं है। अगर कोई बहुत नोटिस करने वाला होगा आपके लिप्स को कि आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो किसी वर्ड को, तो ही उसको समझ में आएगा। बट देखिए जैसे यहाँ पे AL है तो वो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट्स PLE, तो इट्स जस्ट प्रिंसिपल, ठीक है, लाइक दैट। तो ये दो डिफरेंस है। अब ये एक तो होता है उसूल और एक होता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमारे स्कूल वाले जो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, वो हो जाती है। तो यहाँ देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। मिसयूजिंग प्रिंसिपल जिसका मतलब होता है मेन, जैसे कि हमारे स्कूल वाले प्रिंसिपल। व्हेन प्रिंसिपल जो कि रूल या बिलीफ होता है, इंटेंडेड का मतलब है मतलब होता है, ठीक है, उसका मानना कैसा होता है। तो ये जो प्रिंसिपल है, जैसे आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि उस व्यक्ति ने कहा था ऐसा रूल है या फिर ऐसा बिलीफ है, वो होता है प्रिंसिपल। हमारे उसूल कहते हैं ना कि हमारे लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, ये वाला प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कोई मेन इंसान, ठीक है, कि हमारा प्रिंसिपल प्लान क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, PAL वाला प्रिंसिपल बोलेंगे, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। मिस्टर जॉनसन इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो देखिए ये तो बहुत ही ईजी है कि मिस्टर जॉनसन कौन है, स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और ऑनेस्टी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल टू लिव बाय। तो जो ऑनेस्टी होती है यानी कि सच बोलना, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। तो यानी कि वो एक इंपॉर्टेंट उसूल है, रूल है, जिससे हमें हमारी लाइफ को जीना चाहिए। दैट इज व्हाट इट मीन्स। और फिर इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं हमारे एंड पर, यानी कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे कॉमन कन्फ्यूजन्स यही कंप्लीट होते हैं और अगला वीडियो आपका लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें कि आप कवर करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स और कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपकी वोकैबुलरी तो एनहांस करेंगे ही, उसके साथ साथ आपका जो कॉन्वर्सेशन का तरीका है, आप जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं, है ना। इनडायरेक्टली आप इडियम्स का यूज करके अपनी बातों को और इफेक्टिव बना सकते हैं। वो सारी चीजें आप वहां कर पाएंगे आपके लास्ट वीडियो में सीखने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।